Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center. आज today I am present a new lecture with a new lecture 11th organic class. In a previous class we are discussed about the isomerism. What is the isomerism? What is the isomers? ये सब मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका है. पिछले क्लास में मैंने आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बताया था, आइसोमर्स क्या होते हैं उसको भी बताया था. फिर हम लोगों ने थोड़ा सा उसके क्लासिफिकेशन की ओर रुख किया था, उसके जो वर्गीकरण था उसके तरफ हम लोगों ने थोड़ा सा मूव किया था और उस चीज को हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी. तो ठीक है, आप लोग रेडी हैं? कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं. तो चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जिसमें जो है सो हम लोगों ने बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म. इन दिस चैप्टर एवरी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम हैज अ क्वेश्चन. 3-4 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बनाया जाता है कि ये बहुत इस जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. यह जो है सो आपको 11th में पढ़ना है एक्चुअली, लेकिन जो इसका मेन जो एप्लीकेशन है, इसका जो मेन उपयोग है वो 12th के अंदर आप लोगों को देखना होता है. उस चीज को 12th के अंदर जो है सो देखा जाता है. तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिर से नए एक्साइटेशन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ. आज हम लोगों को बेसिकली देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन था, जो वर्गीकरण था, जिसमें हम लोगों ने देखा था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और हमारे पास था जो लास्ट में टाउटोमेरिज्म. तो इन सारे चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में केवल क्लासेस देखे थे, इनके वर्गीकरण देखे थे, लेकिन एक्चुअल में आज हम लोगों को इसको स्टार्ट करना है, इसको शुरू से स्टार्ट करना है कि ये एक्चुअल में होते कैसे हैं, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है. तो उस चीज को आज हमें यहाँ पे डील करना है और डिस्कस करना है. तो अब ए में स्टार्ट करते हैं हम लोग. ए में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ठीक है. संरचनात्मक समवायता. संरचनात्मक समवायता या इसको बोला जाता है कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ठीक है. तो यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से भी आ जाता है और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी किसी किसी बुक में दिया हुआ है. तो उस चीज को देख करके आपको थोड़ा सा भी डेविएट नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है. दोनों सेम चीज है, दोनों का सेम डेफिनेशन है, बस नेम अलग अलग है, तो उससे हम लोगों को डेविएट नहीं होना है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी इसमें क्या डिफरेंट होगा, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बाकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, जो मॉलिक्यूलर आणविक सूत्र रहेगा उसका वह क्या रहेगा, सेम रहेगा. यानी वैसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर जो है सो डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम हो, तो वैसे आइसोमेरिज्म को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. वैसे
समावयता, वैसे समावयता, या वैसे समावय लिख लेते हैं, वैसे समावय जिनके या जिनमें आणविक सूत्र, जिनमें आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, समान हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचना सूत्र, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, जिसके कारण भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता उत्पन्न होती है, भिन्नता उत्पन्न होती है। तो उसे इस प्रकार के यौगिकों को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तथा इस प्रक्रिया को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे यौगिक जिनके जो है सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, जो आणविक सूत्र है वह समान हो, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है, उनके जो संरचना है वे डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो वैसे जो भी यौगिक होते हैं उन्हें एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है, संरचनात्मक समावयी कहा जाता है, तथा इस प्रक्रिया को जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, संरचनात्मक समावयता कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रक्चर हो तो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, अगर चेन है तो उनके चेन डिफरेंट होंगे, अगर पोजीशन है तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है वह डिफरेंट होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमें बात करना है संरचना के बारे में, तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो उसका संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट हो,
तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे में मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास है CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम होता है मिथाइल साइनाइड। क्या नाम होता है? मिथाइल साइनाइड। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं, CH3 और N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चूंकि साइनाइड जो है यह एक एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडिएंट का मतलब होता है जो फंक्शनल ग्रुप बाई रिएक्टिव होता है, यानी जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो एक जगह हम देखते हैं कार्बन मीथेन के साथ शेयरिंग किया है, लेकिन एक जगह नाइट्रोजन मीथेन के साथ शेयरिंग किया है, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आणविक सूत्र है, वह क्या है? सेम है। यानी आणविक सूत्र इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? CH3N और C, यही दोनों का आणविक सूत्र है। तो आणविक सूत्र दोनों का क्या है? समान है, लेकिन जो दोनों का स्ट्रक्चर बना है, जो दोनों का संरचना बना है, वो क्या है? डिफरेंस है, यानी दोनों में डिफर है, अंतर है। तो ऐसे इन दोनों को एक दूसरे का बोला जाएगा आइसोमर, तथा इस पूरे प्रक्रिया को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चर में है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन के रूप में है तो चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप के रूप में है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसका क्या क्या पार्ट है, इसके क्या क्या पोर्शन है, क्या भाग है, उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए, हेडिंग के बाद डेफिनेशन को लिखा जाए, फिर डेफिनेशन के बाद आप एग्जाम्पल के ऊपर आइए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम इसके पहला जो इसका भाग है, जो पहला इसका क्लासिफिकेशन था, वह था चैन आइसोमेरिज्म। क्या था? चैन आइसोमेरिज्म। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, क्या है उसका एग्जाम्पल। यानी चैन आइसोमेरिज्म शब्द से ही स्पष्ट है कि इसके जो है सो चैन में अंतर होंगे, इसका जो चैन बनेगा, जो एक श्रृंखला बनेगा, उसमें अंतर पाया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं चैन आइसोमेरिज्म क्या है। यानी अब हम लोग देखते हैं, इसके एक नंबर में डालिएगा, इसके एक नंबर में चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या देखना है हम लोगों को अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर? पहला है हमारे पास चैन आइसोमेरिज्म। तो थोड़ा सा पहले हम लोग एग्जाम्पल के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारे पास है C4H10, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? C4H10, जिसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या नाम होता है? ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्टूडेंट? C4H10। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर इसका बन जाता है CH3 CH2 CH2 और यहाँ है CH3। अगेन दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग अगर बनाते हैं तो CH3 CH3 और CH3। ठीक है, तो इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम होता है स्टूडेंट? नॉर्मल ब्यूटेन।
और इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? आइसोब्यूटेन। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, C4H10। लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा जो चेन बनाया गया है वह दोनों का क्या है? डिफरेंस है। जो चेन बना है वह दोनों का दोनों चेन क्या है? डिफर है। यानी जो चेन है वह क्या है? अलग अलग है। चेन में क्या है? डिफर है। तो ये स्ट्रक्चर दोनों आपस में क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसका MF मैं शॉर्ट में नाम दे रहा हूं, वो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर जो चेन बना हुआ है वह क्या है? डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास है C5 और H12। क्या है? C5H12। यानी यह क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है स्टूडेंट? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम इसका चेन बना के देखते हैं कि इसके चेन में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो चेन है, पहला चेन बन जाता है CH3 CH2 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 और CH3, जिसका नाम है N पेंटेन। पेंटेन यानी प्रेजेंस ऑफ 5 कार्बन। क्या नाम है? N पेंटेन। अब एक और इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, CH3 CH2 CH3 और यहां आ गया CH3। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर, इसके चेन क्या हो रहे हैं? अलग अलग होते जा रहे हैं। चेन का जो शेप है वो अलग अलग बनते जा रहा है। तो इसका नाम हो जाता है आइसोपेंटेन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? आइसो और पेंटेन। एक और स्ट्रक्चर इसका बन सकता है CH3 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 and the last one is again CH3। यह हो जाता है नियोपेंटेन। क्या हो जाता है स्टूडेंट? नियोपेंटेन। देखिए अब C5H12 का कितने आइसोमर्स हो गए? 3 हो गए। जिन तीनों का चेन जो है वो अलग अलग होता है, तो इस प्रकार के आइसोमर्स को बोला जाता है चेन आइसोमर्स, और इस पूरे प्रक्रिया को बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? चेन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं? परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैसे यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके, वैसे कार्बनिक यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इन शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूं? MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो लेकिन चैन भिन्न भिन्न हो। चैन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न हो तो उसे चैन आइसोमर्स
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैन आइसोमर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद या एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके एक और एग्जांपल की ओर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आम है। बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल है वो, लेकिन बहुत जरूरी होता है। उस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नोट में उसको दे के लिखिएगा, आप लोग नोट दे करके उसको लिखिएगा। इसी के अंदर चैन आइसोमेरिज्म में ही देखिएगा, नोट नोट। ठीक है, CnH2n प्लस 2 या प्लस 1 पहले लिख दें, प्लस 1 का आइसोमर्स CnH2n प्लस 2 CnH2n प्लस 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, यानी जो अल्काइल ग्रुप है, जो अल्काइल रेडिकल है, उसके जो आइसोमर्स हैं वे CnH2n प्लस 2 के आइसोमर्स से अधिक होते हैं। कैसे? यानी CnH2n प्लस 2 कहने का क्या मतलब है? अल्केन। क्या कहने का मतलब है स्टूडेंट? अल्केन। और CnH2n प्लस 1 कहने का मतलब है अल्काइल, यानी इस पे कोई दूसरा भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास है C4 और H9। क्या है? C4H9। और पहले ही एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था C4H10 का स्ट्रक्चर। कितने एग्जाम्पल थे? C4H10 का 2 आइसोमर्स थे। अब हमें देखना है C4H9 का एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास है C4H9 और इंटू यहाँ 1 के बाद x रख सकते हैं, C4H9 इंटू x, यानी एक वैलेंसी खाली है। मान लीजिए सपोज दैट उस पे क्या x है, यानी उसका जो पहला आइसोमर बन सकता है वह बन सकता है CH3 CH2 और अगेन CH2 और इसके साथ क्या आ गया? X। यानी इतना जो अल्काइल रेडिकल है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? या CnH2n प्लस 1 है, क्या है? अब अगेन या X यहां भी तो हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है और यहां भी हो सकता है। यानी यहाँ पे CnH2n प्लस 9 का जो आइसोमर्स है वो कितने हो गए? 4। कितने आइसोमर्स हो गए? 4। तो एक नंबर में तो ये बना, 2 नंबर में बन सकता है CH3 CH2 या यहां लिख सकते हैं CH2 CH3 और यहां क्या हो जाएगा? CH2X। एक तो ये भी बन सकता है। तीसरा मान लीजिए हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ CH2 नहीं रहेगा, CH रहेगा। ठीक है, CH3 CH और CH2, यहाँ क्या हो गया? X और यहाँ हो गया CH3। ये तो तीसरा आइसोमर्स भी बन गया। अब यह X जो है इस कार्बन पे भी तो आ सकता है ना, तो नंबर 4 में हो जाएगा CH3 नहीं लिख करके हम यहाँ CH2 और X लिख देते हैं, CH3 और यहाँ हो गया CH3। यानी C4H9 यानी यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CnH2n प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जबकि हम देख रहे थे C4H10 अर्थात CnH2n+2 का दो ही आइसोमर थे, लेकिन CnH2n+1 का कितना आइसोमर्स हो गया, 4 आइसोमर्स हो गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो CnH2n का आइसोमर्स है वह CnH2n+2 के आइसोमर से क्या होता है, अधिक होते हैं। यह बात यहाँ प्रूव भी हो गया। अगर हम C4H10 ले रहे थे, क्या ले रहे थे स्टूडेंट, C4H10, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2, यानी यह एक अल्केन है कि नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है CnH2n+1, तो इसका 4 आइसोमर्स हो जाता है, लेकिन इसका तो 2 ही आइसोमर्स है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो CnH2n+1 के आइसोमर्स होते हैं वे CnH2n+2 के आइसोमर्स से अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास था चैन आइसोमर्स। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन के हिसाब से कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, उसको एक हम सीरियल में लिख लेते हैं, एक सीरीज में लिख लेते हैं। चलिए, आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले यहां लिखा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखा जाए स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। देन यहां लिखते हैं हम आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां लिखते हैं हम आइसोमर। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास है C4H10, तो इसका आइसोमर्स कितने हो जाते हैं, 2। मान लीजिए सपोज दैट C5H12, इसके आइसोमर्स हो जाते हैं 3। मान लीजिए हमारे पास C6 और H14, तो इसके आइसोमर्स हो जाते हैं 5। अगर C7 और H16 हो गया तो इसके आइसोमर हो जाते हैं 9। कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, 9। अगर C8 और H20 हो गया तो इसके आइसोमर्स हो जाते हैं 35। 4 5 6 4 5 6 7, इसके 2 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके कितने हो गए, 9 हो गए, इसके 18 होते हैं। कितने हो गए जाएंगे, 18, 20 नहीं होगा यहाँ, 8 दूना 16, 2 18। अगर C9 हो गया और H20 हो गया तो इसका हो जाता है 35। अगर C10 हो गया और H22 हो गया तो इसके आइसोमर होते हैं 75। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखने वाली बात है कि ये आइसोमर्स हैं। अगर कार्बन 4 रहा तो उसका 2 हो जाता है, 5 रहा तो 3, 6 रहा तो 5, 7 रहा 9, 8 रहा 18, 9 रहा 35, और C10 H22 अगर हो जा रहा है तो उसके आइसोमर्स हो जाते हैं हमारे पास 75, यानी 75। तो ये हमारे पास था चैन आइसोमर्स। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स क्या है, स्थान समावयता या स्थानीय समावयता। ठीक है, अब 2 नंबर में हम लोग चलते हैं और देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयता। चलिए, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको देखते हैं। तो वैसे समवायता, वैसे समवायता जिनके अणुसूत्र समान हो
कार्बन परमाणु भी क्या हो, समान हो, जो सबस्टिट्यूएंट लग रहा है, जो अदर लोकेंट लग रहा है वह भी समान हो, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पोजीशन के कारण भिन्नता उत्पन्न हो रहा हो, उसके पोजीशन जो है सो वह डिफरेंट हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है C4 और H10। क्या है, C4 और H10, यह एग्जांपल नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके अगर हम लोग बनाते हैं चैन, तो CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 3 2 5 1 6 और 2 8। अब यहाँ पे देखते हैं तो डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है, इस कार्बन पे है डबल बॉन्ड, यहाँ देखिएगा, है कि नहीं। अब इस कंपाउंड को हम ऐसे भी बना सकते हैं क्या स्टूडेंट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखिए तो जो बॉन्ड है हमारे पास, जो फंक्शन है उसका स्थान में परिवर्तन हुआ कि नहीं। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे था, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है डबल बॉन्ड, तो इसके कारण जो भिन्नता उत्पन्न होता है कंपाउंड के अंदर, जो डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्या है दोनों, पोजीशन आइसोमर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। एक और एग्जांपल से थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2 में नाइट्रोफिनॉल। क्या है स्टूडेंट, नाइट्रोफिनॉल। फॉर्मूला क्या हो जाता है, NO2 C6H5 और OH, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिंग, यहां हो गया मान लीजिए हमारे पास OH। पोजीशन फर्स्ट मान लीजिए NO2 यहां लगा है, किस पोजीशन पे लगा है, 2 नंबर कार्बन पे लगा है, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब मान लीजिए जो NO2 समूह है हमारा, मैंने उसके पोजीशन को चेंज कर दिया, मैंने उसके पोजीशन को बदल दिया, तो यहाँ हो जाता है OH। और मान लीजिए सपोज दैट यह NO2 जो है यह यहाँ पे आके लग गया, यहाँ पे आके लग गया, तो इसका नाम हो जाता है मेटा नाइट्रोफिनॉल। देखिए इसको पोजीशन चेंज करके मैंने कितने नंबर पे लगा दिया, 3 नंबर पे लगा दिया। तो ये दूसरा एग्जांपल है अपने पास। मान लीजिए सपोज दैट या कुछ ऐसा हो जाए OH और पैरा पोजीशन पे लग जाए NO2, तो इसका नाम हो जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। यानी जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता गया, वैसे वैसे उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी चेंज होता गया। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये किसके एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है। और तीनों ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बता सकते हैं, यानी वैसे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वह समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो स्टूडेंट, समान हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में भिन्नता हो,
तो उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, इस कंपाउंड का भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस कंपाउंड का भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इस कंपाउंड का भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यानी इस तीनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह क्या है? सेम है। लेकिन जो इनके जो फंक्शनल ग्रुप का इनमें जो अंतर आ रहा है, एक में यह फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा में यह लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, और तीसरा में यह लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। तो इन तीनों को एक दूसरे के हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स, और इस पूरे फेनोमेना को बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ये उसका क्या है? डेफिनेशन है। यानी जिसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है ये तीनों क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है? सेम है। यानी यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है। ये नहीं कि यहाँ नाइट्रो ग्रुप हो जाए, यहाँ NH2 हो जाए, तो ऐसे संभव नहीं होगा। यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है अर्थात जो फंक्शनल ग्रुप है वह सभी कंपाउंड में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, दोनों जगह डबल बॉन्ड है, लेकिन पोजीशन डबल बॉन्ड का क्या हो गया है? दोनों में चेंज हो गया। ये नहीं, इस चेंज का ये मतलब नहीं होनी चाहिए कि एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अर्थात जो सब्स्टिट्यूएंट है वह सेम होना चाहिए, जो लोकेंट है वह सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास था पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो या इस लेक्चर का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।